हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का राज इंटर कॉलेज में बायोलॉजी की क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बताया था, किस प्रकार से उसमें फ्लावर की संरचना के बारे में बताया था मैंने कि फ्लावर 3 चक्र होते हैं। पहला चक्र क्या होता है, कैलिक्स। दूसरा चक्र क्या होता है, कोरोला। और तीसरा चक्र क्या होता है, एंडोसियम। और चौथा चक्र क्या होता है, गैनेसियम। कुल प्रकार के 4 चक्र होते हैं, जिसमें से जो है सहायक चक्र और आवश्यक चक्र होते हैं। कैलिक्स और कोरोला ये दोनों जो होते हैं सहायक चक्र होते हैं, और आवश्यक चक्र जो होते हैं एंडोसियम और गैनेसियम होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था किस प्रकार से जो है परागकण का निर्माण होता है, परागकण का निर्माण कैसे होता है, उसी को हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन, सूक्ष्म जीवाणु जनन। ठीक है, आइए यहाँ पर हम बात करेंगे। आज हम टॉपिक पर लेक्चर दूसरा है, यानी कि पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट दूसरा है। चैप्टर का नाम क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पार्ट 2। फिर मैं आपको यहाँ पे चर्चा कर दे रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जनन क्या चीज़ है। ठीक, एक बार फिर से मैं चर्चा कर दे रहा हूँ यहाँ पर। जब मेल गैमेट व फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो बनता क्या है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद ये एम्ब्रियो बदल जाता है जाइगोट में। ठीक, तो इस तरह से यही जाइगोट डेवलप होते किसी दूसरे का रूप धारण, इस नए शरीर का रूप धारण कर लेता है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा था कि परागकण का निर्माण कैसे होता है। आज हमें पढ़ना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। परागकण की संरचना के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है, परागकण की संरचना के बारे में हमको जानना है। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। बेटा यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ पिछले चैप्टर के बारे में। जो पिछला लेक्चर मैंने लिया था, ये मैंने आपको बनाया था, ये मान लीजिए है, यहाँ से यहाँ तक जायंग कहलाया था, ये वर्तिका थी, और ये जो होता वर्तिकाग्र था। यहाँ से निकला था पुंकेसर था, पुंकेसर में ये एंथर है, एंथर इसको बोले तो पराग कोष था। ठीक है, परागकोष था। परागकोष से निकलता क्या है, परागकण निकलता है। क्या निकलता है, परागकण निकलता है। और ये परागकण जाता कहाँ पे, वर्तिकाग्र पर। और परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम कहते हैं परागण। जैसे ये परागकण के माध्यम से पहुंचते हैं यहाँ पर, तो उसकी संरचना क्या होती है, आइए उसी को हम आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, डिटेल्स में। अब जैसे मान लीजिए
ये है, ये क्या है, वर्तिका है, ये क्या है, अंडाशय है, ये क्या है, वर्तिकाग्र है। इस वर्तिकाग्र पर ये अंडाशय आके रुका, ये अंडाशय आया, अंडाशय बोल रहा हूँ, परागकण आया, और परागकण जैसे बनता है तो इस परागकण का जब निर्माण हो जाता है तो परागकण की संरचना को हम देखेंगे। ये परागकण है, इसमें दो परागकण जो होता है, दो जो है कि उसके दो चोल होते हैं, दो आवरण होते हैं, यानी कि परागकण दो आवरण का बना होता है। ठीक, परागकण दो आवरणों का बना होता है। हम इसी की संरचना को बता रहे हैं। ये है परागकण। परागकण में जो ये जगह छिद्र आपको दिख रहा है, ये इसको हम कहते हैं पराग छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग छिद्र कहते हैं। ठीक, और ये जो दिख रहा है ये आपको कहलाता है वाह्य चोल कहलाता है। क्या कहलाता है? वाह्य चोल कहलाता है। और ये अंदर वाला जो दिख रहा है इसे हम अंतः चोल कहते हैं। अंतः चोल कहते हैं। परागकण कहाँ से निकलता है? परागकोश से। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो परागकोश का स्फुटन होता है। स्फुटन का मतलब होता है फटना। जब फटता है, जैसे ही परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो अपनी संरचना को चेंज कर लेता है। तो वो जो कि परागकण दो आवरण का बना होता है, जिसे क्रमशः वाह्य चोल और अंतः चोल कहते हैं। वाह्य चोल में जगह जगह पर छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम पराग छिद्र कहते हैं। इस परागकण के अंदर एक जो है सेल पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं जनन केंद्रक। क्या कहते हैं? जनन केंद्रक या जनन सेल बोल दें, जनन केंद्रक कहेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक, अब ये ऐसे ही रहता है, इसमें विभाजन होता है। क्या होता है? इसमें विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ये अब आगे चलकर कैसे डिवाइड होता है, ये कैसे डिवाइड होता है उसी को मुझे फिर से समझना है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया है कि परागकण दो झिल्लियों से मिलकर बना होता है, अर्थात उसके दो आवरण होते हैं। पहले आवरण को मैंने बनाया, पहला आवरण कौन है? अंतःचोल। फिर मैंने आपको दूसरा आवरण बना दिया। दूसरा आवरण ये बाहर की तरफ होता है, जो जगह जगह पर छिद्र बनाए हुए रहता है। जगह जगह पर छिद्र बनाए हुए रहता है। ये है परागकण, जगह जगह पर छिद्र बनाए हुए रहता है। ये जो जनन कोशिका है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के दौरान यह जो होता है दो जनन केंद्रक का निर्माण कर देता है। ये क्या है? दो जनन केंद्रक का निर्माण कर देता है। ठीक है बेटा, दो जनन केंद्रक का निर्माण कर देता है। यही दो के दोनों जाते हैं कहाँ पर? इस अंडाशय में जाते हैं, जहाँ पर पाया जाता है एग सेल पाया जाता है, दूसरा सिनर्जिड सेल पाया जाता है। ये आपस में एक पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है। ठीक,
इसमें इस अंडाशय में कुल 7 कोशिकाएं होती हैं। उन 7 कोशिकाओं को मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए, इस अंडाशय में 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये ना, ये सेल है, और ये आपको जो दिख रहा है एक सेल होता है। इस एक सेल को अगल बगल 2 सेल होती हैं जो सहायता प्रदान करती हैं। किसको सहायता प्रदान करती हैं? एक सेल को सहायता प्रदान करती हैं। इसे हम सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक, और ये जो बीच वाला है इसको बोला जाता है एग सेल या फिर अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड कोशिका कहते हैं। एक सेल इसी के बीच में होता है, इसी के बीच में होता है। इसमें 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसमें 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं, 2 केंद्रक उपस्थित हैं। इसका नाम क्या है? पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई हो गया। और ये जो होता है आपको एंटीपोडल सेल होते हैं। कौन सा होता है? एंटीपोडल सेल होता है। आप देख सकते हैं कि कितने सेल्स हैं, हम गिना भी रहे हैं। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल और एक ये क्या है? 7 सेल। ठीक है, 7 सेल हैं। यानी कि एक ओव्यूल में 7 कोशिकाएं होती हैं, 7 कोशिकाएं होती हैं। और 7 कोशिकाएं जो अरेंजमेंट है, एक 3 एंटीपोडल, 2 सहायक सेल, एक अंड कोशिका, एक पोलर सेल, और पोलर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसे पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। और पोलर न्यूक्लियस, इस पोलर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, इसलिए 8 केंद्रक हो जाएंगे। 8 केंद्रक होते हैं। देखिए कहाँ से 8 केंद्रक आया? 3 ये 6 हो गए, 7 एक 8, ये 8 केंद्रक उपस्थित हैं। ठीक, इस तरह से इसका अरेंजमेंट है। हालांकि हमें अभी यहाँ पे इसको पढ़ना नहीं है। मैंने आपको बताया है कि ये दोनों सेलें कहाँ पे, ये दोनों जो जनन केंद्रक दिख रहा है ये कहाँ पे डिफ्यूज करेगा। अब जैसे ये परागकण इस पे पड़ता है, परागकण जैसे इस पे पड़ता है तो ये पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। ये देखिए पोलन ट्यूब का निर्माण कर लिया। जैसे पोलन ट्यूब का निर्माण कर लिया तो ये पोलन ट्यूब को आते आते जो है कि इस तरह से मान लीजिए पोलन ट्यूब आ रहा है, वर्तिका से होते हुए वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका पर पहुंचती है। वर्तिका से अंडाशय में, अंडाशय से ओव्यूल में घुस जाता है और वहाँ पर ये एक न्यूक्लियाई इस एग सेल से फ्यूज्ड हो जाता है और दूसरा न्यूक्लियाई इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाता है। इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं 3N बोला जाता है। 3N क्यों बोला जाता है इसको भी समझिए, बहुत अजीब सी बात है। यहाँ पे 3N क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है और एक न्यूक्लियस यहाँ पर हो जा रहा है, इसलिए हम ट्रिप्लॉइड यहाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3N का मतलब होता है ट्रिप्लॉइड। ठीक है। और यहाँ पर एक न्यूक्लियस जो होता है अंड कोशिका के केंद्रक से फ्यूज होता है, तो जो यहाँ पे बनता है यही बनाता है भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। बात समझ आ रहा है? भ्रूण बनाता है। और भ्रूण क्या होता है? ये 2N होता है। 2N का मतलब होता है डिप्लॉयड। क्या होता है? डिप्लॉयड होता है।
बात समझ में आई बेटा? तो हमें यहाँ पे इसको नहीं पढ़ना था, हमें पढ़ना था स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पराग कण की संरचना। तो इसमें लिखना क्या है, स्फुटन के समय जैसे ही वर्तिकाग्र पर पराग कण पहुँचता है तो पराग नलिका का निर्माण होता है। फिर समझिए, स्फुटन के समय पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र पर जैसे पहुंचता है तो तुरंत पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। इस सेंटेंस को आपको लिखना पड़ेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। स्फुटन के समय पराग कण पराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जैसे वर्तिकाग्र पर पहुंचता है पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। परागकण में एक जनन केंद्रक पाया जाता है, जिसके विभाजन के फल स्वरूप 2 जनन केंद्रक का निर्माण होता है। ये जो जनन केंद्रक है, इसी को मैं कहता हूँ मेल गैमेट, पुष्प का मेल गैमेट है ये। ठीक है, ये रहा जो है कि आपका पोलन ग्रेन का संरचना। थ्योरी जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आपको नोट्स में लिखने भी हैं। ठीक है, ये रहा आपका कंप्लीट हो गया है। शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये सब बातें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी बनाइए ना बनाइए, ये दोनों फिगर आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक थोड़ा सा बात मैं आपको यहाँ पर और बता रहा हूँ। स्पोरोपोरोलीन का बना होता है, जो वाय चोल दिख रहा है ये बना होता है स्पोरोपोरोलीन का बना होता है, जो कि एक रासायनिक पदार्थ है। वाय चोल बेटा किसका बना था, स्पोरोपोरोलीन का बना होता है ना। और अंतःचोल जो होता है वो आपको पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। किसका, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। अंतःचोल किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, मैं फिर से बात बता रहा हूं। परागकण के 2 चोल होते हैं, एक वाय चोल होता है जो किसको बनाता है, स्पोरोपोलेलीन इसको बोलते हैं, स्पोरोपोलेलीन। ठीक है, ये पोलेलीन एक रासायनिक पदार्थ है जो वाह्य चोल का निर्माण करता है। ठीक, और अंतःचोल जो होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक, ये अंतःचोल किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक, ये जो तो स्पोरोलीन एक ऐसा पदार्थ है जो कई सालों तक सुरक्षित रह सकता है, इसीलिए पोलन ग्रेन को, यानी कि पोलन जो दिया है परागकण को, कई वर्षों तक इसको रखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत कठोर होता है, ये गलने वाला नहीं होता है। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक जो है कि इसका पोलन जो कि परागकण का जो है कि पोलन ट्यूब का निर्माण नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये स्ट्रक्चर रहा है पोलन ग्रेन का, लिख सकते हैं आप लोग। हो गया बेटा। अब हम पढ़ेंगे जो है कि ये मैंने पोलन ग्रेन की संरचना को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे गुड़ बीजाणु जनन। गुड़ बीजाणु क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस में जो होता है, जैसे यहाँ पे मेल गैमेट है वहाँ पे हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेट। परागकण से मेल गैमेट का निर्माण होता है, परागकण में क्या है, मेल गैमेट है। ठीक है, उसके बाद जो अंडाशय में जो अंडप होता है वो एक सेल बनेगा। एक सेल कैसे बनेगा उसी को मुझे यहाँ पे देखना है। ठीक है, वो एक सेल होगा क्या, फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुड़, हाँ लिखिए, पहले इसको रब कर दें,
इसको हम रब कर देते हैं। हेडिंग हम डाल देंगे क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस हमने वहां पे पढ़ा था लघु बीजाणु जनन, मैं यहां पे पढ़ रहा हूं गुरु बीजाणु जनन। बात को ध्यान दीजिएगा, मेगा बोला है इसलिए क्या है, गुरु है, ठीक है। माइक्रो बोला होता, माइक्रो बोला होता तो क्या होता है, लघु होता। गुरु बोल रहा है ये फीमेल को तैयार करेगा, लघु कह रहा है, सॉरी हाँ ये गुरु को बोल रहा है तो फीमेल को तैयार करेगा, ठीक। ये जो होता है ये मेल को बताएगा, इतना फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मेगा और माइक्रो में अंतर है, दोनों शब्द जो है कि यम से स्टार्ट है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, कैसे किससे कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। एक छोटी सी बात पहले लिखेंगे हम यहाँ पे, डिफिनीशन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरो मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर, स्पोर, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दीर्घ बीजाणु का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा, दीर्घ बीजाणु का निर्माण होता है, दीर्घ बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। दीर्घ बीजाणु का निर्माण होता है और दीर्घ बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है वही कहलाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है, अर्थात गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। तो परिभाषा क्या निकलती है, परिभाषा क्या निकलती है, आइए हम इसका डिफिनेशन कर रहे हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, विभाजन द्वारा दीर्घ बीजाणु का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं,
ये इसका डिफिनीशन है, और डिफिनीशन को मैंने कैसे समझाया है आप समझ चुके हैं कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान दीर्घ बीजाणु का निर्माण होता है, और ये अर्ध बीजाणु निर्माण जो होता है ये कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है। क्या होता है बेटा? हैप्लॉयड अर्थात यन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब क्या होता है? ये बात क्लियर हो चुका होगा। अब बीजांड काय की बात करते हैं, थोड़ा इसको हमें समझना पड़ेगा, इसको देख लीजिएगा, लिखना भी है आप लोगों को, नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड करें, ठीक है। यह भी एक सूचना ये भी है आप लोगों के लिए बच्चों, यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ा दिया जा रहा है, जो लेसन ख़त्म कर दिया जा रहा है, आने वाले समय में जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो वहाँ पे जो है कि मौका हमें नहीं मिलेगा और आपको भी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए दोहराया भी नहीं जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखें, समझें और नोट्स बनाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, आगे देखते हैं। एक हम बीजांड बनाते हैं, ये है बीजांड की संरचना, ठीक है। बीजांड में जो अंदर की तरफ एक अंडाकार संरचना दिख रही है, इसे हम बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं, ठीक है। बीजांड काय कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहते हैं, न्यूसेलस। न्यूसेलस कहते हैं, ठीक। अब यहां पर इसकी और आगे संरचना भी देख लें। ये कुछ इस प्रकार से इसकी संरचनाएं हैं। ये वर्तिकाग्र मान लीजिए, पूरा का पूरा मैं बना दे रहा हूँ संरचना। इस वाले पार्ट को वर्तिकाग्र कहते हैं, इस वाले पार्ट को वर्तिका कहते हैं, और इस वाले पार्ट को अंडाशय कहते हैं, ठीक है। और अंडाशय में क्या पाया जा रहा है? बीजांड पाया जा रहा है। अंडाशय में क्या पाया जा रहा है बेटा? बीजांड पाया जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं। क्या होते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल, स्पोरोजिनस सेल होते हैं। किसके अंदर? इसके अंदर। इसके अंदर दो, इस बीजांड के अंदर दो मेगा स्पोर मेगाजिनस सेल होते हैं। ये देखिए दो सेल हैं, ये दो सेल हैं। इसे कहते हैं बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं,
ठीक। और इसमें एक भित्ति कोशिका होती है, एक बीजाणु जनन कोशिका है, एक बीजाणु जनन कोशिका है, और इस वाले को हम भित्ति जनन कोशिका कहते हैं, या फिर भित्ति कोशिका कहते हैं, भित्ति कोशिका कहते हैं, ठीक। अब जैसे बात करते हैं भित्ति कोशिका में जो होता है, भित्ति कोशिका में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। इस बीजांड के अंदर हाइपोडर्मल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइपोडर्मल सेल पाया जाता है। यहाँ पे फिर जो पिछली कक्षाओं में, जो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ चुका था, हाइपोडर्मल सेल, इस हाइपोडर्मल सेल से दो सेल का निर्माण होता है। इस हाइपोडर्मल सेल से दो सेल का निर्माण होता है। एक होता है स्पोरजिनस सेल, यानी कि कहने का मतलब बीजाणु कोशिका, और दूसरा होता है भित्तीय कोशिका। क्या होता है? भित्तीय कोशिका। आपको कैसे लिखना है, परिभाषा मैंने आपको बता ही दिया है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या चीज़ है, उसको मैंने बता दिया है। फिर आपको दूसरे सेंटेंस में लिखा है, बीजांड काय में एक हाइपोडर्मल सेल होता है। बीजांड काय में एक हाइपोडर्मल सेल होता है, ठीक है, जो विभाजित होकर दो सेल का निर्माण करती है, बीजांड कोशिका और दूसरा है भित्ति कोशिका। क्या है? बीजांड जनन कोशिका भी लिख सकते हैं, बीजांड जनन कोशिका, यहाँ भी है बीजांड जनन कोशिका, ये भी बीजांड जनन कोशिका, ठीक है, ये बीजांड जनन कोशिका है। अगला पॉइंट क्या है बेटा? अगला पॉइंट हमें लिखना है, भित्ति कोशिका में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। भित्ति कोशिका में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब बीजाणु जनन कोशिका क्या है? बीजाणु जनन कोशिका, अगला पॉइंट हमें लिखना है, क्या लिखना है? बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित हुए बदल जाता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में ये बदल जाता है, किसमें? ये बदल जाता है यानी कि बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है। चलिए, अब मेगा स्पोरो मदर सेल द्वारा, अब ये जो दिया है, अगला पॉइंट क्या लिखना है? यही है, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। इसमें होता है क्या? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 कोशिका का निर्माण होता है, और वो 4 कोशिका कौन होते हैं? 4 कोशिका कौन होते हैं?
यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, समझ ले फिर से। मेगा बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाता है, गुरु बीजाणु जनन कोशिका में बदल जाता है। ठीक है, अब हाँ, 4 कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल 4 कोशिका का निर्माण करता है। हमारे पास स्पेस नहीं है, इस फिगर को आपको बनाना भी है, हम इसको रफ करेंगे थोड़ी देर के लिए, हम इसको रफ करेंगे। ठीक है, अब जो दिया है मैंने क्या बताया था, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है, ये इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। क्या होता है? 4 अगुणित गुरु बीजाणु का जनन होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, ऐसे लिख सकते हैं, निर्माण होता है। इन चारों में से क्या होता है? 3 असक्रिय होते हैं, और एक जो होता है सक्रिय होता है। एक क्या होता है? सक्रिय होता है। इतना ध्यान रखेंगे। 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, वो भी किसके द्वारा? मेगा स्पोर मदर सेल में। मेगा स्पोर मदर सेल में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब जो होता है, जो क्रियाशील है, यानी कि सक्रिय बोले तो क्रियाशील, ये वाला, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जैसे ही समसूत्री विभाजन होता है, इस सक्रिय या क्रियाशील अगुणित गुरु बीजाणु के द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है? 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब ये जो 2 कोशिकाएं दिख रही हैं, इसमें पुनः समसूत्री विभाजन होता है। पुनः समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। अब जब एक सेल था, एक सेल से 2 सेल बनेगा। जब 2 सेल है तो 4 सेल का निर्माण होगा। 4 कोशिका का निर्माण होता है। 4 कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब 4 कोशिका का निर्माण होता है। 4 कोशिकाओं से पुनः जो है कि अब इन 4 कोशिकाओं में फिर से जो है कि समसूत्री विभाजन होगा। तो फिर से समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है।
इन 4 कोशिकाओं से निर्माण होता है 8 कोशिका का निर्माण होता है। कितने से? 8 कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, इतनी बात ध्यान दें। बने 8 कोशिकाओं का अरेंजमेंट होता है। अब कैसे होता है वही आपको मुझे दिखाना पड़ेगा, वही मुझे बताना पड़ेगा। अब फिगर के माध्यम से इसको एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिए। मेगा स्पोरो मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन, जैसे बता रहा हूं बेटा वैसे लिखना भी है आपको, नोट्स साथ में बनाते जाइएगा। मेगा स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा 4 अगुणित गुण बीजाणु का निर्माण होता है। इन चारों में 3 क्या होता है? अक्रियाशील होती है, अर्थात वो कोई कार्य नहीं कर पाता है, और उसमें से एक एक्टिव होता है, मतलब क्रियाशील होता है, वो कार्य करता है। जो एक्टिव होता है वही क्या होता है? उसी का समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब ये 2 कोशिकाओं में होता है, ये 2 कोशिकाएं जो हैं इनमें पुनः समसूत्री विभाजन होता है, और पुनः समसूत्री विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाएं, फिर 4 कोशिकाओं का समसूत्री विभाजन होगा, और 4 कोशिकाओं से बन जाएगा 8 कोशिकाओं का निर्माण। अब इन्हीं 8 कोशिकाओं का अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट का मतलब उनकी व्यवस्था क्या होगी, कहाँ पर व्यवस्था होगी? बीजांड में होगा। आइए हम इसको, आप स्लाइड स्क्रीन ले लें, हम इसको फिगर के माध्यम से बताएंगे कैसे होगा, फिगर के माध्यम से। ठीक है, चलिए रफ कर दें। चलिए ध्यान थोड़ा देना है। चलिए ठीक है। इसमें पाया जा रहा है क्या? एक सेल पाया जा रहा है। इस सेल का नाम क्या है? हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल, ठीक है। अब ये हाइपोडर्मल सेल जो है बेटा, हाइपोडर्मल सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। हमें ये बार बार बनाना पड़ेगा। ये मैं क्या बना रहा हूं बेटा? ये बीजांड है। क्या है? बीजांड। हाइपोडर्मल सेल से 2 सेल का निर्माण होता है। क्या? हाइपोडर्मल सेल से 2 सेल का निर्माण हो गया। ये 2 सेल का निर्माण हो चुका है। ये हाइपोडर्मल सेल से 2 सेल का निर्माण हुआ, और दोनों सेलों का नाम क्या है? इसको हम कहते हैं बीजांड जनन कोशिका। बीजांड जनन कोशिका। और इसका नाम क्या है? भित्तीय कोशिका। अभी तक जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आपको लिखना भी है, कोशिका। अब देखिए आगे आगे क्या हो रहा है। अब वही फिगर फिर हमें रिपीट करना रहा है। ठीक। भित्ति कोशिका बिना विभाजित हुए वैसे के वैसे पड़ा रहता है। यहाँ पर वैसे के वैसे
पड़ा रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? भित्ति कोशिका में किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है, ये बिना परिवर्तित हुए वैसे पड़ा रहता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब बात करते हैं बीजांड जनन कोशिका की। बीजांड जनन कोशिका की, बीजांड जनन कोशिका जो है चार अगुणित बीजांड जनन कोशिका का निर्माण, बीजांड जनन कोशिका 4 अगुणित बीजांड का निर्माण करता है, यानी कि दीर्घ और गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे को ऐसे पड़ा है। अब ये बीजांड से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 गुण बीजाणु हैं। क्या है ये चारों? क्या है बेटा? दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि समझ में आए आपको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए, स्पष्ट रूप से समझिए। ठीक, इससे कहते हैं हाँ ठीक है, बीजांड जनन कोशिका, बीजांड जनन कोशिका से जो है कि गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका? गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु होता है, कितने हैं संख्या? 4 हैं, 4 संख्या है। वो भी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होता है, अर्थात यन होता है। ठीक है, इन चारों में से 3 जो होते हैं, ये 3 नष्ट हो जाते हैं। 1 2 3, तीनों क्या हो गए? नष्ट हो गए। बना केवल एक। जो 3 नष्ट हो जाते हैं उसी को मैंने बताया था, क्या? असक्रिय, अर्थात क्रियाशील नहीं होते हैं। और जो एक बचा है वही क्या होता है? सक्रिय होता है, अर्थात वह क्रियाशील होता है। ठीक है, अब जो क्रियाशील है, क्रियाशील जो है, आगे इसी के आगे कंटिन्यू करता हूं मैं, इसी के आगे कंटिन्यू करता हूं। जो क्रियाशील है, जो क्रियाशील है वो देखिए, वो एक सेल था, एक सेल से 2 सेल का निर्माण हो गया। एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है और इसमें होता है समसूत्री विभाजन। चलिए फिर आगे चलते हैं क्या होता है, फिर आगे चलते हैं क्या होता है। समझ चुके होंगे, ये बार बार हमें बनाना पड़ेगा। 2 में इसमें कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन, और 2 से बनते हैं कितने? 4 बन जाते हैं। 2 से क्या बन जाते हैं? 4 बन जाते हैं। ठीक है, अब फिर इनका क्या होता है? अरेंजमेंट, सॉरी 2 से फिर इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होगा। हाँ, फिर फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें बन चुके हैं कितना? 8 बन चुके हैं। 8 सेल का निर्माण हो चुका है। दिख रहा होगा आपको 8 सेल का निर्माण हो गया है। कितने? 8 सेलों का निर्माण हो चुका है। अब इन सेलों का क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। ठीक है, कैसे अरेंजमेंट होगा? अब हम इसको अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कैसे कैसे? स्टेप बाय स्टेप जो है कि चले गए। और एक हाइपोडर्मल सेल से किस प्रकार से 8 जो है कि 8 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। इन 8 कोशिकाओं का क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो अरेंजमेंट कैसे होगा उसी को मुझे देखना है। यहाँ पे रब कर दे रहे हैं इसको। चलिए,
ठीक है। अब 8 सेलों में कैसे होता है देख रहे हैं। 1 2 3, ठीक है बेटा, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि साफ साफ इसको देख सकें आप लोग। ठीक, 3 हो गए, टिक किया हो गए, 3 हो गए। और इसमें जो है ये 6 हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं और 2 यहाँ पर हैं। देख रहे हैं कैसे अरेंजमेंट हो चुका है, आप समझ चुके होंगे। ये जो कहलाता है, ये 3 के तीनों सेल कहलाते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ठीक है बेटा। और ये जो होता है ये समूह के रूप में होता है, इसको मैं बोलता हूं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसका नाम है एग सेल। क्या नाम है? एग सेल। और ये जो दोनों दिख रहे हैं इसको कहते हैं सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल करता क्या है? एग सेल को सहायता प्रदान करता है। एग सेल को क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, ठीक। ये भी हैप्लॉयड होता है। क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। इस प्रकार से 8 सेलों का अरेंजमेंट हो चुका है, ठीक। नोट्स को बनाते जाएं आप लोग। आपका यहाँ पर मैंने गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है, गुरु बीजाणु जनन में, गुरु बीजाणु जनन में जो होता है किस प्रकार से एक सेल का निर्माण हुआ है, और यही एक सेल क्या है? फीमेल गैमेट है। क्या बेटा? फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट है, ठीक। ये हैप्लॉयड होता है, आप समझ चुके होंगे, ठीक। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है पोलन ग्रेन, पोलन नलिका के द्वारा जो मेल गैमेट होता है उस मेल गैमेट का फ्यूजन एग सेल से यानी कि फीमेल गैमेट से कैसे होता है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।